अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं पूरी बुक में से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ MD कैट में जो क्वेश्चन आए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, जी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का अगर मैं जिक्र करूं, इसमें ज्यादा तफसील नहीं है हमारी बुक में, लेकिन मैं फिर भी शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए जी, पहला एमसीक्यू याद रखें, दिस ग्राफ इज बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू एंड टी जो है इसका प्रोडक्ट जो है वो टाइम के इक्वल होता है, यानी सॉरी चार्ज और टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो ग्राफ है ये शो करता है आरसी, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। टाइम इज इक्वल टू ओहम फेरेड, ये दूसरा एमसीक्यू है। अगर ये चार्जिंग ग्राफ को शो कर रहा है, ये डिस्चार्जिंग की शो करता है। जो राइट साइड पे है ये डिस्चार्जिंग है, यानी अगर स्मॉल आरसी वैल्यू होगी तो वो डिस्चार्ज भी ज्यादा होगा और चार्ज भी ज्यादा होगा। जैसे कि लेफ्ट साइड पे शो किया हुआ है, स्मॉल वाला ऊपर है और राइट साइड पे स्मॉल वाला नीचे है। यानी लेफ्ट साइड पे शो कर रहा है कि जितनी कम वैल्यू होगी उतना जल्दी चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे जितनी कम वैल्यू होगी उतना जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बुक में एक लाइन लिखी हुई है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट लीड टू द मोर रैपिड डिस्चार्जिंग एंड वाइस वर्सा, यानी कि ज्यादा जल्दी चार्ज भी होगा, ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज भी होगा। नेक्स्ट, ये वो ग्राफ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। देखिए जी, अगेन आईवी ग्राफ मैंने भी बताया कि पीछे मैंने डिस्कस की स्लोप इसकी कंडक्टेंस होती है I/V, लेकिन दिस टाइम अगर वो पूछ ले एरिया अंडर द ग्राफ, तो देखें एरिया निकालने के लिए आप इस तरह लाइन लगाएंगे तो, और एवरेज यहाँ पे हमें इस ग्राफ के नीचे कोई चीज फाइंड करनी हो तो वो क्या आ जाएगा असल में हमारे पास एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल बन जाएगी ना। अगर मैं इस तरह लाइन लगाऊं नीचे तो एक ट्राइंगल बन गई मेरे पास। तो ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ हाइट इंटू बेस, तो हाइट इंटू बेस क्या होता है VI, तो VI इज इक्वल टू पावर। तो देखें जी, एरिया इज इक्वल टू पावर, स्लोप इज इक्वल टू कंडक्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में से जो ग्राफ आता है इस पे भी आपको शायद थोड़ा हैरानी का सामना हो। देखें जी, पहला ग्राफ है फोर्स एक्सटेंशन, यानी जितनी फोर्स बढ़ती जा रही है उतनी एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है। वैसे भी मैं अपनी क्लास में अक्सर कहता हूँ ये हुक्स लॉ भी बड़ा अजीब सा लॉ है। सिंपल आसान अल्फाज में तो मैं यही कहते हैं ना भाई, स्प्रिंग को जितना खींचोगे उतना लंबा होगा। भाई ये कौन सा लॉ हुआ, जितना स्प्रिंग को खींचोगे उतना लंबा होगा, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ पे देखें जी, फोर्स एक्सटेंशन, उसके बाद यहाँ पे अगर हम निकालें एरिया तो वो आएगा हाफ FL, और इसको हम कहते हैं जी वर्क डन के इक्वल होगा, क्योंकि F इज अ फोर्स, L इज अ डिस्टेंस, तो F इंटू डिस्टेंस जो है वो हमेशा वर्क डन के इक्वल होता है। और वर्क डन का मतलब एनर्जी, दिस इज एनर्जी, यानी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ विल गिव द एनर्जी। उसके बाद मैं कहता हूँ ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। स्ट्रेस का मतलब भी तो फोर्स होता है, स्ट्रेन का मतलब भी तो एक्सटेंशन होता है, लेकिन ये इक्वल होगा एनर्जी डेंसिटी के। अब आपकी हालत कुछ इस तरह की है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो ये आप भी इस तरह की, जैसे ये क्यूट सा बेबी है, आप इस तरह हैरान हो रहे होंगे ये क्या हो गया। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला जो है बकायदा बुक में ड्राइव किया जाता है, मोस्टली टीचर्स करवाते हैं ड्राइव। हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। मैं तो इस तफसील में नहीं जा रहा कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, लेकिन मैं तो ग्राफ से रिलेटेड बता रहा हूँ ना, तो ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला है। अगर MCQs, area under the force extension graph gives energy, area under the stress strain graph will give the energy density, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्राफ में से एक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए पहले मैंने एक अपने से लाइन जो मेरे टीचर ने मुझे बताई मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉन्स emitted depends upon the frequency but number of electrons emitted depend upon the intensity of light। आपको ये बात समझ में आई? अगर ये चीज समझ में आई तो ग्राफ समझ में आएंगे, वरना ये ग्राफ नहीं समझ में आएंगे। प्लीज मुझे इस पे जरा एक्सप्लेन करने दे, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन समझ ना आए तो वीडियो बनाने का मकसद ही तो ना पूरा हुआ। देखें, आपके पास जो है वो 5-5 के 1000 सिक्के हैं, और आपने सिंपल जो है वो एक 5 रुपए की चीज खरीदनी है, तो आप तो आसानी से खरीद सकते हैं ना। लेकिन अगर आपके पास जो है वो 2-2 के सिक्के हैं और वो दुकानदार कह रहा है कि नहीं भाई मैं सिर्फ 5 के सिक्के लेता हूं, अब आपके पास 2-2 के 2000 के चाहे सिक्के हों लेकिन वो दुकानदार नहीं ले रहा, तो क्या आप वो 5 की चीज ले सकेंगे?
नहीं ले सकते। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मसलन अगर 800 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी है, वो यानी 800 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो वो मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर 790 है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, चाहे हम जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लें। अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज की है, उसके बाद फिर अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे यानी शिद्दत बढ़ाएंगे, लाइट ज्यादा बढ़ा देंगे उसकी इंटेंसिटी शिद्दत को, तब इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ेंगे। तो आप इसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट ग्राफ याद रखने हैं, पहला एमसीक्यू के ग्राफ आई और वी के दरमियान होता है, करंट और वोल्टेज के दरमियान। दिस पॉइंट शोज स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पहले केस में जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने डिस्कस किया, तो आप देख भी सकते हैं कि मैंने जब यानी इंटेंसिटी बढ़ाई, स्टॉपिंग जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट देखें बढ़ रहा है, I2 जो है वो I1 से ज्यादा हो गया। लेकिन इन दिस केस स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। यहां पे मैंने वोल्टेज नहीं चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज की तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की 2 पॉइंट्स आ गए, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लें प्लीज मेरे कहने पे जी। नेक्स्ट वर्क फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क फंक्शन में ये ग्राफ इस तरह का शो किया हुआ है। पहला तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखें। देखिए हमें ग्राफ याद होता है लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है ये ग्राफ किन के दरमियान में है, तो द ग्राफ इज बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। इन अदर वर्ड्स द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ये वाला जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इतना हिस्सा जो है वर्क फंक्शन है। और इसकी में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एमडीकैट में आता है अक्सर, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू, देखें जी, राइज ओवर रन। तो राइज कितना, काइनेटिक एनर्जी, और रन, और काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। एफ से कट गया तो देखिए एच, प्लांक्स कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इज दिस, इफ kinetic energy यानी the graph of work function is given and we have to find the slope of that particular graph, then this slope will be equal to the Planck's constant. Okay, next graph is x rays। पहले तो सिंपल एमसीक्यू याद रखें, E is equal to एच एफ, एच इज इक्वल और एच सी ओवर लेमडा, एफ की जगह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, ये जो ग्राफ है बुक में लिखा हुआ है और एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगेन मैं यही बताऊंगा, दिस ग्राफ इज बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। अब उसके बाद यहाँ पे साइड पे मैं राइट साइड पे आपको कुछ चीजें शो कर रहा हूँ। देखिए ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज और फ्ला जो भी सीरीज हैं, मैं आपको बस एक सीरीज से लेकर एग्जाम्पल जो क्लियर करना चाहता हूँ। देखें जी, अगर ये जो लाइमन सीरीज है इसमें पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से आ जाए, 3 से आ जाए, 4 से आ जाए, 5 एंड अप टू जहां से भी आ जाए इलेक्ट्रॉन। जितनी दूर से आएंगे उतने जो है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जितने करीब से आएंगे उनकी एनर्जी कम होगी। इसका मतलब कि n इज इक्वल टू 2 जो है, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो गए 1 में आते हैं तो एनर्जी कम, अगर 7 से आएंगे तो एनर्जी मैक्सिमम। ये चीज समझ आ गई। उसके बाद देखें, अब मुझे बताएं कि अगर इलेक्ट्रॉन ने ड्रॉप होना है तो ज्यादा चांस किसके हैं, 7 से 1 में आने में कि 2 से 1 में आने में। वेरी गुड, 2 से 1 में आने में। जो चीज करीब है वही तो है ना उसके करीब आना। तो देखिए 2 से 1 में आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहे हैं तो इसमें जो रेडिएशन खारिज हो रही हैं, जो एक्स रेज निकल रही हैं, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उनकी तादाद ज्यादा होगी, मिकदार ज्यादा होगी। इन अदर वर्ड्स इंटेंसिटी ज्यादा होगी लेकिन एनर्जी कम होगी, जो कि यहाँ पे जो छोटे ग्राफ से शो किया हुआ है। लेकिन अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से 7 से गिर कर आ रहा है, अगर 7 से आएगा तो देखें इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि 7 से n में जो आना है उसकी आने के चांसेस कम है, यानी कि कम आएंगे इलेक्ट्रॉन लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो देखें यहाँ पे शो कर रहा है 2 ग्राफ, 2 पीक्स शो की गई हैं। ये वाला जो सबसे ऊपर वाली पीक्स है, मोर इंटेंसिटी लो एनर्जी, ये इसको शो कर रहा है। यानी ये वाला 2 से 1 में आएगा तो ज्यादा चांस है, इंटेंसिटी बढ़ गई लेकिन एनर्जी कम है तो मोर इंटेंसिटी लो एनर्जी। उसके बाद हाई इंटेंसिटी लो एनर्जी, ये 7 वाले का जिक्र कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो है वो मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन, ये असल में पूरा कंप्रिहेंसिव टॉपिक है लेकिन मैंने मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन में कोशिश की है कि समझ आ जाए।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में ये समझें कि मेरे टीचर ने मुझे तोहफा दिया था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए जी, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है पहली कॉलम में शो किए हुए, ये पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन चूंकि अब नेशनल एमडीकैट होना है तो नम्स के सिलेबस में ये सब शामिल है। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ शो क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा वीडियो लेंथी नहीं होने दूंगा, कोशिश करूंगा। आपने कोशिश करनी है बाकी को समझे, ना समझ आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बता रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। एक्स तो है सेम वैल्यू, तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो क्या वेलोसिटी होगी, नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल, जब वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो। इसी तरह अगर वो डिस्टेंस यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन जीरो। इसी तरह अगर इंक्रीजिंग है डिस्टेंस, फिर उसके बाद उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो ये ग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम चलें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये पीछे हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ शॉर्टकट यहाँ पे बताऊंगा। एमसीक्यूज एक्सेलरेशन टाइम अगर पूछे, वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, पहले भी डिस्कस किया, इसकी स्लोप जो है वो वी ओवर टी के इक्वल आती है, इस वजह से हम कहते हैं ये एक्सेलरेशन है। अगर हम बात करें एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, देखें जी ये साइड पे बने हुए चैप्टर 3 के, ये अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में नहीं आते लेकिन एमडीकैट में आते हैं। हाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन बॉल वेरीज विद द टाइम, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। तो देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस करके ऊपर चला गया, ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो मुझे बताएं जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा ना, लेकिन जैसे जैसे वापस आएगा डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। इसका मतलब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है और वापस आने पे कम हो रहा है। तो देखें ग्राफ पहले ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर नीचे के वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो गया। लेकिन हाउ द वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल अप थ्रोन बॉल अपवर्ड थ्रोन बॉल वेरीज विद टाइम, देखें जी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आके एक दफा चीज रुकती है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होती है। तो जब हम थ्रो कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी कोई ना कोई होगी, तो देखें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कोई ना कोई वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है, एक पॉइंट पे आगे जीरो होगी, उसके बाद फिर वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू होगी। ये वेलोसिटी नीचे की तरफ ग्राफ जो है वेलोसिटी बढ़ने को शो कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। वो अलग बात है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस वजह से हम इसको ये इस तरह का ग्राफ लिख देते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पे तो मैं जितनी लंबी मर्जी वीडियो बना लूं ये खत्म ही नहीं हो सकती, इस पे कोशिश करूंगा अलग से वीडियो बनाऊं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बस मैं हल्का सा टच दे रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो वी यहाँ पे मुकम्मल जीरो नहीं होता, इट इज टू डायमेंशनल मोशन। यहाँ पे अगर वी वाई जीरो है, वी एक्स जीरो नहीं है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो इक्वल टू जीरो, ये बात याद रखिएगा। हाँ बट मिनिमम होती है। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है एफ डी और पीवी के दरमियान है, दोनों वर्क डन देते हैं, दोनों में कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, इनमें कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट। एफ डी जो आपने याद रखना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो और डब्ल्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी इन केस अगर एफ डी का कोई भी ये जो रेक्टेंगल शो हुआ है, सर्कल शो हुआ है, ट्राइंगल शो हुआ है, जिस तरह का मर्जी ग्राफ हो, अगर तो उसने क्लोज पाथ शो किया तो वर्क डन विल बी जीरो, आंखें बंद करके जीरो आंसर लगा देना है इन केस ऑफ एफडी ग्राफ, क्योंकि इसमें कोस 90 जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर पीवी ग्राफ का जिक्र करे तो इसमें आपने याद रखना है वर्क डन जीरो नहीं होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लें, ये चीजें मैं अगेन बता रहा हूं, इसमें जीरो होगा, इसमें जीरो नहीं होगा। यहाँ पे उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ चलें, फर्स्ट ईयर में आ जाएं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहाँ पे एफ इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे माइनस लगाते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या याद रखना है, दिस ग्राफ इज बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसका मतलब कि कोई भी रिलेशन आपको आ जाए, कोई भी फार्मूला आ जाए जिसमें इस तरह का रिलेशन हो कि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, तो ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर x जो है वो यानी कि यहाँ पे a माइनस होता और x पॉजिटिव होता तो यकीनन जो है वो इस तरह का ग्राफ आ जाता। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन,
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने क्या करना है जी, ये हम जानते हैं कि इस तरह, ये पहली बात, ये साइनोसोडल वेव जो है ना इसे कहते हैं। ये एमसीक्यूज आ चुका है बोर्ड में, एफएससी में। उसके बाद यहाँ पे टाइम जो है वो T/4 है, T/2 है, 3T/2 है और टी यहाँ पे अगर टी। अब फेज डिफरेंस का अगर जिक्र करें तो T/4 पे होता है π/2, ये एमसीक्यूज आते हैं। T/2 पे पाई होता है, 3T/2 पे 3π/2 और 2 पाई। आपने याद किस तरह रखना है, आप सिर्फ पाई वाला याद रख लें। अगर पाई इज इक्वल टू 180, तो अगर आपको π/2 निकालना है तो पाई की जगह सिंपल 80 लगाए, 180 लगाए, 2 पे डिवाइड कर दें। अगर आपको 3π/2 निकालना है तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 180, 270 आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक भी आपके लिए है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द SHM द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा। तो सिंपल आप याद रखें, ये जो पिंक कलर से शो किया हुआ दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ग्रीन कलर वाला पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जब जो है वो ये बॉक्स अपने एक्सट्रीम पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, और जब मीन पे होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मीन पर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पर जीरो होती है। लेकिन टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा। स्टूडेंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर लेते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी का नहीं करते। देखिए यहाँ पे शो किया हुआ ये जो ब्लैक लाइन है, दिस ग्राफ शोज द टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद डैम्पिंग का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगेन डैम्पिंग, दिस ग्राफ इज बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड ड्राइविंग फोर्स, यानी फोर्स और एम्पलीट्यूड के दरमियान है। ये बिल्कुल आप इसको याद रखने किस तरह देखें ये बॉयज को मेरी एग्जांपल समझ में आएगी। हम बाइक्स में जो है वो जब भी कोई डैम जो क्रॉस करते हैं, जंप बनाए होते हैं गलियों में, अगर वो क्रॉस करते हैं रोड पे, तो अगर तो हम स्पीड से क्रॉस करें तो हमें इतना ज्यादा जो है वो फील नहीं होता। अगर हम आहिस्ता से क्रॉस करें तो हमारे शॉक, जो बाइक के शॉक एब्जॉर्बर हैं वो ज्यादा मूव करते हैं, यानी उनमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। तो आपने याद रखना है, अगर फोर्स ज्यादा, यानी कि अगर लेस डैम्पिंग होगी, डैम्पिंग का मतलब रोकना, तो मोर शार्प कर्व, यानी देखिए कितना शार्प है, फोर्स कम लग रही है। लेकिन अगर मोर डैम्पिंग, यानी ज्यादा फोर्स लग रही है, तेजी से गुजार दी बाइक जंप में से, तो लेस शार्प कर्व, कर्व जो है वो कम बनेगा, कम डैम्पिंग होगी। उसके बाद वर्क डन आपने याद रखना है, कंपैरिजन के वर्क डन पूछा जाता है जी। ये 4 प्रोसेस है, इनमें किस तरह डिफरेंस है, तो आपने याद रखना है सबसे ज्यादा वर्क डन होता है आइसोबैरिक में, फिर आइसोथर्मल में, फिर एडियाबैटिक में, और आइसोकोरिक में तो होता ही नहीं है, ये वैसे एंड पे हम लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने याद रखना है एडियाबैटिक इज मोर स्टीपर प्रोसेस, सॉरी लिखा एडियाबैटिक इज मोर स्टीपर एज अ प्रोसेस इज रैपिड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आता है जी, व्हाई एडियाबैटिक इज मोर स्टीपर। तो देखें जी, ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक स्टीपर होता है, तो कहा जाता है जी ये सडन होता है, अचानक होता है, तो इसमें वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा आता है, तो पीवी ग्राफ में ये ज्यादा स्टीप कर्व शो करता है। उसके बाद ये लास्ट, ये वैसे तो पहले सिलेबस में शामिल नहीं था एमकेट में, लेकिन अब शामिल है नेशनल एमडी कैट की। ये अगर ये पीवी ग्राफ है, देखें जी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी, अगर कोई चीज एक्सपैंड हो रही है इसका मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो देखें नीचे की तरफ आने का मतलब प्रेशर कम हो रहा है, और राइट साइड की तरफ जाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी तो नीचे की तरफ एडियाबैटिक कंप्रेशन, और आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और इंटरनल एनर्जी इस केस में 0 होगी, लेकिन वर्क डन 0 नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ये भी दोस्त ने कहा था। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ये कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कोई किसी का ट्रिक पता करना चाहते हैं, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा निगहबान।